अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आइए आज अपनी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 118 पर मंटो मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, ये खाका निगारी है, खाका है। इस खाका निगारी की हम इब्तिदा करने जा रहे हैं। अपनी दरसी किताब में खाका निगारी एक अलग से मज़ामीन दिए गए हैं, जिसमें पहला मज़मून जो है वो खाका निगारी का मंटो मेरा दोस्त मेरा दुश्मन। खाका निगार जो है वो है मुसन्निफा इस्मत चुगताई साहिबा। आइए सफ़ा नंबर 118 दरसी किताब में अपने सामने रखिए। इस्मत चुगताई 21 अगस्त 1915 ईस्वी को बदायूं में पैदा हुई। उनका बचपन जयपुर और आगरा में गुजरा। अब इब्तिदाई हालात उनकी पैदाइश कहाँ हुई ये बताया जा रहा है कि 1915 में उनकी पैदाइश बदायूं में हुई, उत्तर प्रदेश में हुई। उनका बचपन जयपुर और आगरा में गुजरा, वहीं उन्होंने इब्तिदाई तालीम पाई। अब इब्तिदाई तालीम उन्होंने अपने ही आबाई वतन अपने इलाके में पाई थी। बीए और बीएड की डिग्रियां मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हासिल की। अब उन्होंने बीए भी किया, जिसको हम लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स कहते हैं, और फिर उन्होंने बीएड भी कर लिया था ताकि वो दर्स और तदरीस के शोबे से मुंसलिक हो जाए। मुख्तलिफ स्कूलों में मुलाजमत करने के बाद वो मुंबई में मदारिस की इंस्पेक्ट्रेस हो गई। वो फिल्मी दुनिया से भी वाबस्ता थी। उनकी ज़हनी तरबियत तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर हुई थी। अब इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद आला डिग्रियां उन्होंने मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हासिल की, और फिर वहां से वो मुंबई चली आई। और वहां चले आने के बाद उन्होंने वहां अपनी मुलाजिमत का बाकायदा आगाज किया। इस्मत चुगताई ने नावल, अफसाने और रिपोर्टाज लिखे। उन्हें एक अफसाना निगार की हैसियत से शोहरत मिली। अब कई उन्होंने अफसाने लिखे, रिपोर्टाज भी लिखे उन्होंने, और अफसाना निगार की हैसियत से उन्हें बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई। लोग उन्हें अफसाना निगार की वजह से जानने पहचानने लगे। फिर दो हाथ, छुई मुई, कलिया और छोटे उनके अफसाने मजमुए हैं। जिद्दी, तेरी लकीर, मासूमा, सौदाई और एक कतरा खून उनके अहम नावल है। अब ये जो नाम बताए गए ये उनके नावल जब उन्होंने लिखे और बहुत ज्यादा मकबूल हुए। लोगों ने उनके नावलों को पढ़ने के बाद उनको पहचानना और फिर उनका अदब में मकाम बढ़ता चला गया। उन्हें औरतों की जुबान और मुहावरात के इस्तेमाल में महारत हासिल थी। इस्मत ने कुछ खाके भी लिखे, उनमें दोज़खी बहुत मशहूर हुआ। अब ये खाका निगारी भी थी और कई खाके उन्होंने लिखे थे, जिसमें सबसे ज्यादा जो मशहूर हुआ था वो दोज़खी था। और इन्होंने किस पे लिखा था? जो उन्होंने अपने भाई अजीम बेग चुगताई पर लिखा। अब उनके जो बड़े भाई थे अजीम बेग जो थे, उनके ऊपर उन्होंने खाका लिखा था, जिसको बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई थी। बम्बई से भोपाल तक उनका एक यादगार रिपोर्टाज है। उन्होंने बहुत से सफरनामे लिखे, रिपोर्टाज लिखे। उसमें जो मशहूर होने वाला रिपोर्टाज था वो था बम्बई से भोपाल तक। इस्मत की तहरीरों की खास पहचान उनकी तंज आमेज जुबान है। अब उनका कमाल ये था कि तहरीर करते वक्त, लिखते वक्त उनकी तख्लीक का सबसे बड़ा कमाल ये था कि उनकी तख्लीक में तंज के नश्तर चुभोए जाते थे, लेकिन पढ़ने वाला उसको पढ़ने के बाद, सुनने वाला उसको सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता था, हैरतज़दा हो जाता था। लेकिन बाद में थोड़ी देर के बाद वो अपनी इस्लाह खुद कर लेता था कि ये क्यों लिखा गया है, और इस बुराई को मंजर आम पर लाकर उसकी इस्लाह करने की कोशिश की गई थी। मुस्लिम घरानों के लड़कों और लड़कियों के तर्ज जिंदगी और नफ्सियात पर उनकी गहरी नजर थी। उनका इंतकाल 24 अक्टूबर 1991 ईस्वी में मुंबई में हुआ। फिर वो अपने अदबी सफर का आगाज कर चुकी थी। अदबी सफर में उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, नावल लिखे, अफसाने लिखे, खाके लिखे, लेकिन आखिर और इस दुनिया से क्या हो गए, रुखसत हो चुकी। अब सादत हसन मंटो, जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि मंटो मेरा दोस्त मेरा दुश्मन है, उनसे जो उनके अदबी ताल्लुकात थे, उनसे जो मिलना था, तो उन्होंने उसके बारे में क्या लिखा है। तो इस्मत चुगताई में मंटो साहब के, जिनका नाम सादत हसन मंटो था, अब उनके बारे में लिखा था। तो उनकी भी जान पहचान के बारे में यहाँ कुछ मालूमात दी गई है। इसके बारे में सादत हसन मंटो साहब के बारे में। सादत हसन मंटो 11 मई 1912 ईस्वी को लुधियाना के गांव संबरला में पैदा हुए थे। अब ये
سعادت حسن جو منٹو ہے یہ بہت زیادہ مشہور تھے اپنے افسانوں کی وجہ سے. تو ان کی پیدائش کے بارے میں لکھا گیا کہ 1912 میں وہ پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم امرتسر میں حاصل کی. اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ گئے لیکن زیادہ دنوں تک تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور جلد ہی ملازمت اختیار کر لی. اب یہاں ان کے حالات بتائے جا رہے ہیں کہ معاشی حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے تعلیم کو کیا کر دیا, ترک کر دیا. حالانکہ ان کو پڑھنے کا شوق تھا, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا بھی چاہتے تھے, لیکن حالات کے اعتبار سے انہوں نے اپنی تعلیم کو ترک کیا اور فوراً ملازمت اختیار کر لی. اخبار مساوات امرتسر اور ہفتہ روزہ مصور ممبئی وغیرہ میں بھی عدالت کے فرائض انجام دیے. انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کے لیے ریڈیائی ڈرامے اور فیچر بھی لکھے. یعنی جو ریڈیو کے پرانے زمانے میں ریڈیو پر ڈرامے وغیرہ سنائے جاتے تھے, کہانیاں سنائی جاتی تھی, اس کے بعد کچھ مکالمے سنائے جاتے تھے, لہٰذا انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا اور بہت اچھے اچھے مکالمے بھی لکھے انہوں نے اور ڈرامے بھی لکھے. بعد میں ممبئی میں فلمی دنیا سے وابستہ ہو گئے. آخرکار انہوں نے فلمی جو دنیا تھی اس فلمی دنیا کا کیا کر لیا, اپنا لیا اور وہاں پر اپنی ملازمت کا باقاعدگی سے آغاز کر لیا. انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کے لیے ریڈیائی ڈرامے اور فیچر بھی لکھے. بعد میں ممبئی میں فلمی دنیا سے وابستہ ہو گئے. تقسیم وطن کے بعد انہوں نے لاہور میں سکونت اختیار کی اور 18 جنوری 1955 عیسوی کو وہی ان کا انتقال ہوا. 1947 تو 1947 میں جب ملک کیا ہو گیا, آزاد ہو گیا, تقسیم بھی ہو گیا, تو ملک تقسیم ہونے کے بعد تقسیم ہند کے بعد وہ لاہور چلے گئے, پڑوس ملک چلے گئے اور وہیں رہنے لگے اور وہی سکونت اختیار کر لی اور وہیں آخر میں وہ کیا ہو چکے, انتقال ہو گئے. منٹو اردو کے ایک بڑے افسانہ نگار ہے. یعنی انہوں نے بہت سے افسانے لکھے اور افسانوں میں ان کو مہارت حاصل تھی. موضوع اور تکنیک کے اعتبار سے ان کے افسانے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں. کتنی اہم بات بتائی گئی کہ افسانہ نگار جو تھے, ان افسانہ نگاروں میں ان کا جو مقام ہے وہ ممتاز مقام رہا. 1936 عیسوی میں ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ آتش پارے, سب سے پہلی کتاب جو انہوں نے لکھی افسانوں کی, اس میں پہلے جو افسانے کی کتاب ہے جس کا نام تھا آتش پارے, منظر عام پر آیا. بعد میں ان کے متعدد افسانوی مجموعے شائع ہوئے جن میں نیا قانون, ٹھنڈا گوشت, کالی شلوار, توبہ ٹیکسنگ, موزے اور ہتک ان کے اہم اور مشہور افسانے ہیں. انہوں نے افسانوں کے علاوہ مضامین, خاکے اور کئی فلموں کے اسکرپٹ بھی لکھے. گنجے فرشتے ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے. اب گنجے فرشتے جو خاکوں کا مجموعہ ہے وہ بھی بہت زیادہ مشہور ہو چکا تھا. اس کا سعادت حسن منٹو کا. اب پہلی مرتبہ جب عصمت چغتائی سعادت حسن منٹو سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئی تو وہاں جانے کے بعد انہوں نے جو تاثرات تھے, ان کی جو ملاقات تھی, ان کی جو گفتگو تھی, ان گفتگو کو انہوں نے یہاں قلم بند کر کے ایک خاکہ پیش کرنے کی کوشش کی. اور خاکہ کیا ہوتا ہے ہم پہلے بھی دیکھ چکے پچھلے سال کہ خاکہ جب پیش کیا جاتا ہے تو خاکہ نگار خاکہ اس طرح انداز سے پیش کرتا ہے کہ پڑھنے والا یعنی قاری جو رہتے ہیں وہ یوں محسوس کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں بالکل سامنے نظر آئے. جیتی جاتی تصویر اس کی پیش کی جاتی ہے جس میں اس کے افعال, اس کے انفعال, مطلب اس کو بولنا, اس کے بولنے کا انداز اور اس کے بعد گفتگو کرنے کا انداز, اس کی تحریروں کا انداز, حتیٰ کہ اس کے چلنے پھرنے بیٹھنے کا انداز بھی قلم بند کیا جاتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں کہ پہلی مرتبہ کی جو ملاقات ہوئی عصمت چغتائی کی سعادت حسن منٹو سے, تو انہوں نے کیا تاثرات یا پھر انہوں نے آپس میں کیسی گفتگو کی اور گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے اس کو کس طرح سے قلم بند کیا ہے. دیکھو درسی کتاب میں 118 اڈلفی چیمبر کی 24 سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی جیسی کبھی امتحان کے ہال میں داخل ہونے سے پہلے ہوا کرتی تھی. اب عصمت چغتائی صاحبہ جو ہے وہ بتا رہی کہ پہلی مرتبہ جب سعادت حسن منٹو سے ملنے کے لیے وہاں گئی تو ایک گھبراہٹ کا عالم تھا, ایک کیفیت جو تھی وہ گھبراہٹ کی تھی. ایسی گھبراہٹ جیسے امتحان کے دور میں ہوا کرتی تھی کہ انسان امتحان دینے کے لیے پہلی مرتبہ جاتا ہے تو اس طالب علم کی کیا حالت ہوتی ہے, کیا کیفیت ہوتی ہے, بالکل اسی طرح ان کی کیفیت تھی.
मुझे वैसे ही नए आदमियों से मिलते घबराहट हुआ करती थी, लेकिन यहाँ तो वो नया आदमी मंटो था। अब जिनके बारे में वो तहरीर कर रही है उस आदमी से उनकी मुलाकात है, और वो आदमी कौन है? सादत हसन मंटो है, जिससे पहली बार मिलने जा रही थी। मेरी घबराहट वहशत की हदों को छूने लगी। यानी घबराहट का ये आलम था कि कोई देखने वाला अगर देख लेता तो उनके चेहरे को पढ़ लेता कि ये घबराई हुई है। तो वो कह रही थी घबराहट क्या हो रही थी? चेहरे से नजर आ रही थी, कोई भी चेहरा पहचान सकता था। मैंने शाहिद से कहा, अब यहाँ लग जो शाहिद आया है, ये शाहिद उनके शोहर का नाम था। इस्मत चुगताई जो थे उनके शोहर का नाम जो था वो शाहिद था। तो वो साथ में थे और शोहर उनको उनके घर पे ले जा रहे थे, साथ में दोनों जा रहे थे। मैंने शाहिद से कहा चलो वापस चले, शायद मंटो घर पर न हो। उन्होंने अपने घबराहट को छुपाते हुए ये बात अपने शोहर से कही कि चलो आज शायद अपनी मुलाकात नहीं हो पाएगी क्योंकि मंटो साहब आज घर पे नहीं होंगे। ये उन्होंने अपनी घबराहट को छुपाने के लिए अपने शोहर से कहा, लेकिन मामला उल्टा हो गया। मगर शाहिद ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसमें चुगताई कह रही कि मगर शाहिद जो थे उन्होंने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब उम्मीदों पर पानी फेरना, ये मुहावरतन क्या किया जाता है बोलो? इस्तेमाल किया जाता है। ये मुहावरा है, उम्मीदों पर पानी फेर देना या फेरना। अब उसके माने आते हैं कि मेहनत क्या करना? बिगाड़ देना, या तो फिर मेहनत बर्बाद करना। उम्मीदों पर पानी फेरना ने क्या? या तो जो काम बना हुआ है उस काम को बिगाड़ देना, या तो फिर अपनी मेहनत को बर्बाद कर देना। अब वो कह रहे कि मेरे जो शोहर थे मेरी उम्मीदों पर उन्होंने पानी फेर दिया, और मेरी जो मेहनत थी, जो वापस जाने का इरादा था, वो इरादा मेरा तर्क कर दिया। वो शाम को घर ही पर रहता है। अब ये उनका जुमला है शाहिद भाई का, मतलब उनके शोहर का। शाहिद उनके शोहर है, और वो कह रहे हैं कि नहीं, वो मंटो साहब जो रहते हैं वो हमेशा उनका मामूल रहता है, शाम में वो अक्सर अपने घर पर ही रहते हैं। ये लीजिए मरे पर 100 दुर्रे, ये लीजिए मरे पर 100 दुर्रे। अब ये कहावत है, मरे पर क्या है? 100 दुर्रे। अब उसके माने हो जाते हैं कि एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत का आना, यानी एक मुसीबत खत्म भी नहीं हुई थी कि दूसरी मुसीबत क्या हो गई? शुरू हो गई। कि वो कह रहे कि मरे पर 100 दुर्रे, यानी पहली मुसीबत मुकम्मल हुई थी कि दूसरी मुसीबत भी क्या होगी? आ पड़ी। कि उनका इरादा था कि नहीं आज यहीं से वापस जाएंगे, लेकिन शाहिद ने उनके शोहर कह रहे कि नहीं, मंटो तो घर पर ही शाम में रहा करते हैं। ये कहावत है, मरे पर 100 दुर्रे। मगर मैंने जी कड़ा कर लिया। अब जी कड़ा करना ये वो मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है हिम्मत करना, कि चलो अब जो आए हैं मैदान में उतरे हैं, मुलाकात करने का इरादा है, तो आज गुफ्तगू करके मुलाकात करके ही जाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। क्योंकि मंटो साहब की आदत थी कि जो भी सामने आते थे अदीब वगैरह या जो भी मिलने वाले आते थे उनसे जो बात करते थे वो दो टोक बात करते थे, और जो दिल में रहता है वही उनकी जुबान पर हुआ करता था, जिसकी वजह से कुछ लोग उनसे मिलने के लिए डरते भी थे। ऐसा भी सोचा मुझे खा तो नहीं जाएगा, होने दो जो उसकी जुबान की नौक पर डंक है, मैं बुलबुला तो नहीं हूँ, जो फूंक मारी तो बैठ जाओ। यानी वो अपने आप को समझा रहे, अपने दिल को समझा रहे कि चलो जो भी होगा वो देखा जाएगा। उसके यानी उसकी जुबान पर जो डंक या उसकी जुबान पर जो जहर है, अब वो जहर जो भी उगलेगा मैं उसको क्या कर रही हूँ? बर्दाश्त कर रही हूँ। तो बुलबुला नहीं हूँ पानी का कि एक फूंक मार दो या फिर थोड़ी ठोकर लग जाए तो क्या हो जाओगे? बैठ जाओगे। ऐसी तो मैं नहीं हूँ। चिड़चिड़ाती गर्द आलू सीढ़ियां तय करके हम मंजिल पर पहुंचे। यानी जो सीढ़ियां थी उन सीढ़ियों पर से जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचे हैं तो वहां जाने का उन्होंने क्या देखा? फ्लैट का दरवाजा नीम हुआ था। अब नीम के माने हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, नीम यानी क्या? आधा। दूसरा लफ्ज उसी के साथ आया है वाह के माने होते खुला हुआ। नीम यानी क्या? आधा, और वाह के माने क्या? खुला हुआ। यानी दरवाजा पूरा बंद नहीं था बल्कि आधा खुला था। ये जब पहली मरतबा उनके घर में दाखिल हो रहे, उनके फ्लैट में दाखिल हो रहे, तो उन्होंने ये मंजर देखा कि दरवाजा कैसा था? नीम खुला था, यानी आधा खुला था। ड्राइंग रूम नुमा कमरे में एक कोने में सोफा सेट था। अब अंदर दाखिल होने के बाद उन्होंने जब जायजा लिया है कमरे का, तो जायजे में कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ उनको नजर आई ये उन्होंने बयान करना शुरू कर दिया। किसने? इस्मत चुगताई ने।
दूसरी तरफ एक बड़ा सा सफेद और साफ पलंग पड़ा हुआ था। एक कोने में तो सोफा था और दूसरे कोने में क्या था, एक पलंग था, वो भी साफ सुथरा सलीके से रखा हुआ था। खिड़की से मिली हुई एक लदी भद्दी बड़ी मेज के सामने एक बड़ी सी कुर्सी में एक बारीक मकोड़े की शक्ल का इंसान उकड़ू बैठा हुआ था। अब जब पहली मुलाकात हो रही है तो इस्मत चुगताई सादत हसन मंटो के बारे में लिख रही है, तहरीर फरमा रही है। क्या तहरीर कर रही है, क्या तहरीर कर रही है कि वो पहली मुलाकात में जो सादत हसन मंटो है वो कहाँ बैठा हुआ है, कैसा बैठा है, उसकी आदत कैसे है, उसके अखबार कैसे है। मतलब एक कुर्सी है बड़ी सी, मेज के बाजू में लगी हुई, खिड़की के करीब है और वहां वो बैठा हुआ है, वो भी कैसे उकड़ू बैठा हुआ है। आइए आइए, जैसे अंदर दाखिल हो दोनों फौरन सादत हसन मंटो की आवाज उनके कानों तक पहुंची, आइए आइए। अब ये इस्तकबाल कर रहे हैं उनका। बड़ी खंदा पेशानी से मंटो खड़ा हो गया। फौरन उन्होंने इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े, खड़े हो गए और खड़े होकर उन दोनों का इस्तकबाल किया। एक शाहिद जो इस्मत चुगताई के शौहर और दूसरे इस्मत चुगताई के। फिर वो खड़े हो गए और खड़े होकर मंटो हमेशा कुर्सी पर उकड़ू बैठा करता था और बहुत मुख्तसर नजर आता था। अब उन्होंने उनके तौर तरीके लिखना शुरू कर दिए कि सादत हसन मंटो जो थे वो हमेशा अपनी कुर्सी पर उकड़ू बैठा करते थे। अब इसलिए बैठे थे कि हमेशा सोच में रहते थे, कोई नया अफसाना लिखना हो, कोई खाका लिखना हो, कोई किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखना हो या फिर कोई और मजमून लिखना हो तो बहुत सोचते रहते थे। तो उसी सोच में वैसा बैठा करते थे और बहुत मुख्तसर नजर आता था। और जब बैठे रहते थे तो बैठने की वजह से ऐसा लगते थे कि बहुत उनकी जो कदो कामत है वो बहुत ही कम नजर आती थी। लेकिन जब खड़ा होता था तो खींचकर उसका कद खासा लंबा निकल आता था। यानी वो बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे जब खड़े हो जाते तो यूं महसूस होता था कि पहले उकड़ू बैठे हुए बहुत मुख्तसर नजर आ रहे थे, लेकिन खड़े होने के बाद वो खासे लंबे नजर आ रहे थे। और बाद वक्त जब मंटो यूं रेंग कर खड़ा होता था तो बड़ा जहरीला मालूम होता था। इसके जिस्म पर खत्तर का कुर्ता पाजामा और जवाहर कट सदरी थी। यानी वो हमेशा जो अपने जिस्म पर जो लिबास पहना करते थे, हमेशा खत्तर का जुब्बा या फिर ऐसा लिबास जो आम दिनों में गर्मियों में पहनने वाले लिबास, कुर्ता पायजामा यानी आम लिबास पहना करते थे। अरे मैं समझता था कि आप निहायत काली दुबली सूखी मरेल सी होगी। फौरन सादत हसन मंटो ने अपनी जुबान का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जो जुबान में उनके जो जुबान पर था, दिल में था, वो कहना शुरू कर दिया। क्योंकि उन्होंने सादत हसन मंटो ने भी इस्मत चुगताई को इससे पहले कभी नहीं देखा था, सिर्फ उनके मज़ामीन पढ़े थे। उनकी तहरीरों को पढ़ा था लेकिन उनको कभी करीब से देखा नहीं था। लेकिन उनके दिल में था कि वो कैसे रहेंगे, कि इस अंदाज से वो रहेगी। उसने दांत निकालकर हंसते हुए कहा, सादत हसन मंटो ने ये बातें कैसी की, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा। और मैं समझती थी कि आप निहायत दबंग किस्म के चिंगाड़ते हुए पंजाबी होगे। फौरन उन्होंने दूसरा तंज कर दिया इस्मत चुगताई ने कि मुझको ऐसा लगा कि आप दुबले पतले नहीं होंगे, बल्कि कैसे होंगे, बहुत ज्यादा मोटे ताजे होंगे। और ऐसा जहाँ तक मेरा ख्याल था, मुझको यूं महसूस हुआ था कि आप तरोताजा रहेंगे। लेकिन यहाँ मैंने जो देखा वो आप भी कैसे है, वो लोग बहुत ज्यादा दुबले पतले नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी अपनी जुबान को रोकने की बजाय उन्होंने भी अदबी अल्फाज में अदबी गुफ्तगू उन्होंने शुरू कर दी, यानी शाइस्ता जुबान। और दूसरे लम्हे हम दोनों पूरी तुंदही से जुट कर बहस करने लगे कि 2-3 बार बात उलझ गई, लेकिन जरा सा तकल्लुफ बाकी था। यानी अदबी गुफ्तगू उन्होंने शुरू किया आपस में। और अदबी गुफ्तगू करते करते कभी यूं महसूस होने लगा कि वो लोग आपस में हो सकता है उलझ जाने की वजह से झगड़े से हालत शुरू हो जाएंगे। लेकिन मामला ऐसा नहीं था, बल्कि क्या कर रहे थे, वो अदब के एतबार से अदबी गुफ्तगू में वो आगे बढ़ते चले गए और अदबी गुफ्तगू करते रहे, उलझ रहे थे, लेकिन तकल्लुफ बाकी था। लिहाजा दूसरी मुलाकात के लिए उठा रखी थी। कई घंटे हमारे जबड़े मशीनों की तरह मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जुमले कतरते रहे और मैंने जल्द ही मालूम किया कि मेरी तरह मंटो भी बात काटने का आदी है। अब यहाँ दोनों ने, यानी इस्मत चुगताई ने दोनों की एक आदत बता दी। कौन सी आदत? कि बात काटने की। कौन सी आदत? बात काटने की।
यानी दोनों बात कर रहे हैं तो बात करते करते फौरन एक बीच में क्या कर रहे हैं, अपनी बात काट रहे हैं। अगर कोई सामने वाला कह रहा है तो ये अपनी बात कह रहे हैं और बात काट रहे एक दूसरे की, तो ये दोनों की आदत थी। इसमें चुटकाई की भी आदत थी और साथ ही साथ मंटो साहब की भी आदत थी कि सामने वाले की बात मुकम्मल करने से पहले वो अपनी बात शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की बात को काट देते थे, उसके वो आदी थे, यानी उनकी ये आदत थी, दोनों की आदत थी एक दूसरे की बात को काटना। फिर पूरी बात सुनने से पहले ही बोल उठता है और जो रहा सहा तकल्लुफ था वो भी गायब हो गया, यानी जो आपस में जो झिझक थी, तकल्लुफ था, वो बिल्कुल क्या हो गया, खत्म हो गया, जिसकी वजह से वो यानी बिला तकल्लुफ एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बातों ने बहस और बहस ने बाकायदा नोक जोक की सूरत इख्तियार कर दी और सिर्फ चंद घंटों की जान पहचान के बल बोते पर हमने एक दूसरे को निहायत अदबी किस्म के लफ्जों में अहमक, क्या लफ्ज है, अहमक, एक दूसरे को अदबी एतबार से एक दूसरे को क्या कहना शुरू कर दिया, अहमक कह दिया, लेकिन जाहिरी एतबार से डायरेक्ट अहमक नहीं कहा, बल्कि अदबी एतबार से उनको अहमक भी कह दिया। फिर साथ ही साथ जक्की और कज बहस कह डाला। जक्की कहते कहा जाता है, आम जुबान में बहुत कम लफ्ज इस्तेमाल होता है, यानी बकवासी या बकवास करने वाला, ज्यादा बातों में बकवास करने, फजूल बातें करने वाला। तो आपस में एक दूसरे को बुरा भला भी कहा, लेकिन ऐसा अंदाज था कि सामने वाले को बुरा भी न लगे, लेकिन उसको अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। घुमसान के बीच मैंने एक बार किनारे होकर गौर से देखा, मोटे मोटे शीशों के पीछे लपकती हुई बड़ी बड़ी सिया पुतलियों वाली आंखें, जिन्हें देखकर मुझे बेसाख्ता मोर के पर याद आ गए। अभी उनका हुलिया बयान कर रही है, इसका मंटो साहब का हुलिया बयान कर रहे हैं इस्मत चुगताई साहिबा, ये बड़े मोटे मोटे शीशे, यानी जो उनका ऐनक लगा हुआ था उसके शीशे कैसे थे, मोटे मोटे थे, और उसके पीछे कैसी आंखें जो थी यूं महसूस हो रही थी जैसे मोर के पंख हो, क्या हो बोलो, मोर के पंख हो, तो मोर के पंखों की तरह उनकी आंखें नजर आ रही थी। फिर आगे उन्होंने क्या कहा, बेसाख्ता उन्होंने कि उन्हें मोर के पंख याद आ गए। मोर के पर और आंखों का क्या जोड़ होता है, मोर के पंख ने उनके पर क्या हो गए, याद आ गए। ये मुझे कभी ना मालूम हो सका, मगर जब भी मैंने उनकी आंखों को देखा मुझे मोर के पर याद आ गए। यानी बार बार वो कह रही थी कि उनकी मैं आंखों को देखती हूँ और फिर उनके चेहरे पर नजर डालती हूँ तो मुझको यूँ महसूस होता है कि उनकी आंखें कैसी है, मोर के पंखों की तरह नजर आते हैं। तो उन्होंने इशारतन इस्तेमाल किया है। फिर उन्होंने क्या कहा, देखो, शायद रौनक और गुस्ताखी के साथ साथ उनमें बेसाख्ता शगुफ्तगी मुझे मोर के परों की याद दिलाती थी। अब यहाँ देखो, रौनक एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया। रौनक के माने होते हैं गुरूर, जिसको हम लोग तकब्बुर कहते हैं। क्या कहते हैं, तकब्बुर। अब तकब्बुर हर इंसान को अलग अलग होता है, किसी को अदब का होता है, किसी को हुस्न का होता है, किसी को दौलत का होता है। तो ये कह रहे थे कि हो सकता है ये रौनक हो, अदबी रौनक हो, गुरूर होगा। उन आंखों को देखकर मेरा दिल धक से रह गया, उन्हें तो मैंने कहीं देखा है। मुझे यूँ महसूस होने लगा कि इस इंसान को इससे पहले भी मैंने कहीं देखा है, मतलब आज भी दुनिया में ही देख लिया था, बहुत करीब से देखा है। कह कहा लगाते, संजीदगी से मुस्कुराते, तंज के नश्तर बरसाते और फिर नजा के आलम में पथराते। अब लफ्ज एक नजा है, क्या लफ्ज है बोलो, नजा है। नजा यानी क्या, ऐसा आलम जो इंसान को मौत के वक्त तारी होता है, जिससे इंसान की सांसें उखड़ने लगती है। अपने यहाँ आम जुबान में, इलाकाई जुबान में उसे सकरात कहते हैं। तो नजा के आलम में, और लफ्ज क्या है, आलम। आलम के माने यहाँ जो मुराद है आलम के माने वो कैफियत है। क्या है, कैफियत है। एक आलम यानी जहाँ होता है, लेकिन यहाँ जो आलम है, आलम यानी कैफियत। कैफियत यानी क्या, हालत। हालत यानी इसको कंडीशन कहा जाता है। क्या ऐसे लगता था कि उनकी हालत कैसी, नजा की तरह है। वही नाजुक नाजुक हाथ, वही नाजुक नाजुक हाथ पैर, सर पर टोकरा भर बाल, पिच के जर्द जर्द गाल और बेतुके से दांत। न जाने किस बात पर मैंने कहा ये बिल्कुल गलत, और हम बाकायदा लड़ पड़े। यानी बार बार वो बातों में एक दूसरे को नश्तर है, मतलब है कि अदबी एतबार से एक दूसरे को उनके दरमियान दोनों के नोक झोंक शुरू हो चुकी थी। आप कज बैसी कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से कह रहे हैं कि आप कज बैसी कर रहे हैं, मतलब ये है कि बात ठीक से नहीं कर रहे, तेरी बात करें। हिमाकत है ये क्या है बोलो, बेवकूफी है। यानी आपस में दोनों में गुफ्तगू चल रही है उनकी, हिमाकत है ये, धांधली है इस्मत बहन।
अब उन्होंने अपनी इस्मत चुगताई जो सामने बात कर रही थी उससे कहा कि आप जो कर रहे हैं ये सही नहीं है, बल्कि क्या है ये सब गलत है। और उन्होंने उन्हें क्या कह दिया, बहन कह दिया। आप मुझे बहन क्यों कह रहे हैं, मैंने चिढ़कर कहा। उसमें फौरन इस्मत चुगताई ने कहा कि आप मुझको क्या कह रहे, बहन का रुतबा दे रहे, आप मुझको बहन क्यों कह रहे। उन्होंने फौरन उसका जवाब दिया कि नहीं कहता। देखो मुख्तसर जुबान में, मुख्तसर अल्फाज में अपनी बात को मुकम्मल होकर नहीं कहता। फौरन उन्होंने बात क्या कर दी, मुख्तसर इख्तिसार से काम ले रहे हो, और इख्तिसार से काम लेते अपनी बात वहां तक पहुंचा रहे, मुकम्मल बात कर रहे हैं। मेरे बारे में मेरे भाइयों के ख्यालात भी कुछ खुशगवार नहीं है, ये आपको खांसी है, इसका इलाज क्यों नहीं करते। अब दोनों की गुफ्तगू चल रही है, दरमियान में उन्हें खांसी हो रही है। खांसी को सुनने के बाद फौरन कहते इसका इलाज क्यों नहीं किया। इलाज 3 साल हुए, डॉक्टर ने कहा था साल भर में मर जाओगे, तुम्हें टीबी है। साफ जाहिर है कि मैंने न मरकर उनकी पेशेंट गोई को सच्चा साबित न होने दिया, है ना, होने दी, पेशेंट गोई की साबित होने नहीं दिया। नहीं, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब मैं डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि आपको टीबी है। और टीबी कैसे एक मोहल्लिक मर्ज होता है, कभी इंसान को मतलब इंसान की उसी हालत में उसी मर्ज की वजह से मर्ज सबब बन जाता है, और उसी मर्ज के सबब इंसान क्या हो जाता है, दुनिया से चला जाता है। तो वो कहने लगे कि मैंने क्या किया था, डॉक्टरों को बताया था, और डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत जल्द क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और कितने 3 साल में डॉक्टर ने कहा था साल भर में मर जाओगे, 1 साल के अंदर आप दुनिया से रुखसत हो जाओगे। लेकिन मुझे डॉक्टरों को बताया कि 3 साल हुए, और उन्हें जो पेशेंट गोई की थी कि मैं साल भर में मर जाऊंगा, आज तक मर नहीं गया हूं, और उनकी पेशेंट गोई क्या हो चुकी है, गलत हो गई है। उनसे तो मेमोरिज्म और जादू करने वाले ज्यादा अक्लमंद होते हैं। एक ऐसा इल्म जो जादू की तरह होता है, तो उन लोगों से क्या है, ये डॉक्टर से वो लोग अच्छे हैं जो बेचारे हाथ को देखकर हमारा मुस्तकबिल बताते हैं। हालांकि हमारा मुस्तकबिल बताने वाला कोई दुनिया में नहीं है। हम ईमान रखते हैं अल्लाह ताला पर, जो हमारा हाल भी जानता है, मुस्तकबिल भी जानता है, और हमारा माजी भी जानता है, और जो हमारे साथ अच्छा भी होता है, जो हमारे साथ बुरा भी होता है, हमने उस पर क्या लाया है, ईमान लाया है। और अल्लाह ही हमारा क्या है, बोलो, पालने वाला है, मारने वाला है, बचाने वाला अल्लाह ही है। उसके बाद यही आपसे पहले एक बुजुर्ग फरमाया करते थे। उन्होंने फौरन दूसरा जुमला कहा, आपसे पहले भी लोग एक बुजुर्ग थे, वो भी ऐसा ही कहा करते थे। अब कौन बुजुर्ग है, देखो कौन बुजुर्ग, फौरन मंटो साहब ने फौरन सवाल कर दिया कि ये बुजुर्ग कौन है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। बुजुर्ग लफ्ज क्या है, वो बुजुर्ग लफ्ज है, बुजुर्ग। मेरे भाई अजीम बेग, मेरे भाई जो थे, बड़े भाई जो थे वो अजीम बेग, बहुत ज्यादा मशहूर इंसान थे। वो मेरे भाई भी ऐसा ही कहा करते थे। नौमन मिट्टी के नीचे आराम फरमा रहे, यानी वो दुनिया से क्या हो चुके, रुखसत हो गए, उनका इंतकाल हो चुका है। मेरे भाई दुनिया से क्या हो गए, चले गए, दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। थोड़ी देर हम आसिम बेग के फन पर बहस करते रहे। आए थे सिर्फ मुलाकात करने, लेकिन बातों में रात के 11 बज गए। देखो सिर्फ मुलाकात, मुख्तसर मुलाकात के इरादे से आए थे, इख्तिसार करने के लिए आए थे, लेकिन बातों बातों में इतना वक्त चला गया कि रात के 11 बज गए। शाहिद जो हमारी झड़ पे अलग थलग बैठे देख रहे थे, भूख से तंग आ चुके थे। उन्होंने अपने शोहर की बात बताई कि वो अलग थलग बैठे हुए थे, और अलग थलग बैठ कर हमारी सिर्फ झड़पे सुन रहे थे। वो आदमी गुफ्तगू कर रहे थे, मैं आदमी गुफ्तगू कर रहा था, मैं और सादा हसन मंटो आदमी गुफ्तगू में मशगूल थे, और हमारे सामने उनके जो इस्मत चुगताई आपा जो थी, वो साहिबा जो थी, उनके शोहर शाहिद भाई जो थे, शाहिद जो थे, वो एक तरफ बैठ कर क्या कर रहे थे, उनकी झड़पे सुन रहे थे। लेकिन क्या हुआ था, देखो भूख से तंग आ चुके थे, सिर्फ झड़पे नहीं सुन रहे थे, उनके रात के 11 बजने की वजह से उनके पेट में क्या दौड़ रहे थे, चूहे दौड़ने लगे थे। मलाट पहुंचते पहुंचते 1 बज जाएगा, लिहाजा खाना खा ही लिया जाए। उनको ये महसूस हुआ कि अभी मालाट जाना है। मालाट किसको कहते हैं, मालाट कहते हैं। तो मालाट पहुंचने तक क्या हो जाएंगे, और बहुत देर हो जाएगी, खाना यहीं पर खा लिया जाए। मंटो ने मुझसे अलमारी से प्लेटें और चमचे निकालने को कहा, और खुद होटल से रोटी लेने चला गया। उन्होंने फौरन कहा कि इस्मत आपा, आप ये जो अलमारी है, उन अलमारी से प्लेटें चम्मच वगैरह निकालिए और दस्तरखान सजाइए, मैं होटल से जाकर आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। अजीज तुल्बा तालिबात, ये पहला हिस्सा हमने यहाँ आज का लेक्चर यहाँ मुकम्मल होता है। आइंदा जो बचा हुआ हिस्सा है, जिसमें सादत हसन मंटो के अफ़आल, सादत हसन मंटो के हरकत, सादत हसन मंटो के ख्यालात
اور ان کی طرز تحریر پر جو گفتگو کی گئی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔